9.1 प्रस्तावना। आमतौर पर कहा जाता है कि राज्य हमारा है और यह हमारे हित के लिए है। हम सभी संविधान से अधिकार प्राप्त हैं और राज्य को उनका सम्मान करना चाहिए। हम यह भी जानते हैं कि सरकार शांति और सुरक्षा के रखरखाव के लिए उत्तरदायी है। इस प्रयोजनार्थ सरकार कानून बनाती है और उसे उन्हें दंड देने का अधिकार होता है जो उनका उल्लंघन करते हैं। परंतु प्रश्न उठता है कि हम कानून का पालन क्यों करें और राज्य का प्राधिकार क्या है? हम अपने दैनिक जीवन में प्रत्येक जगह राज्य के प्राधिकार को महसूस करते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम प्राधिकारियों से किसी पक्षपात की उम्मीद करते हैं और प्राधिकारी वैसा करने से मना कर देते हैं, तो हम उनका विरोध करते हैं। हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हम महसूस करते हैं कि जो हम चाहते हैं उसे पाने का हमारा अधिकार है। हम इसके पात्र हैं और सरकार हमारे लिए कार्य करने के लिए बाध्य है। यदि यह सब हमें अच्छी तरह ज्ञात है, तब हम ऐसा क्यों कहते हैं कि हमें वह सब अध्ययन करना है जिसे हमें पहले ही जानते हैं? परंतु क्या हम आश्वस्त हैं कि हम इसे अच्छी तरह जानते हैं अथवा हमारी जानकारी अपर्याप्त है? तथ्य यह है कि हम राज्य सत्ता अथवा संप्रभुता के कंबल अंशमात्र दृष्टिकोण से विज्ञ है। यह बहुत सामान्य प्रतीत होती है, परंतु तथ्य यह है कि यह राजनीति शास्त्र में सबसे जटिल विषय है और आधी अधूरी जानकारी का कोई अर्थ नहीं होता, क्योंकि राज्य सत्ता ऐसा कुछ नहीं है जो सैद्धांतिक है और पुस्तकों तक सीमित है। हमें इसे उस समय विशेष रूप से भुगतना पड़ता है जब हम और हमारे दोस्त सरकार को अनुक्रियाहीन और भावशून्य पाते हैं। अतः राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन करते समय हमें संप्रभुता को सुस्पष्टतः और यथार्थतः अध्ययन करने के लिए विस्तारपूर्वक जानने की आवश्यकता है, क्योंकि कुल मिलाकर यह सब उपरोक्त और अन्य मूलभूत धारणाओं और परिभाषाओं से संबंधित है, जिसके लिए हम उन समाजों की जटिल विषमताओं को समझने का प्रयास करेंगे जिनके बीच हम रहते हैं। 9.2 संप्रभुता क्या है? परंपरागत राजनीति सिद्धांत के अनुसार संप्रभुता एक अहम धारणा है। यह राज्य के बार संघटकों में से एक है जिसके बिना राज्यत्व अधूरा है। लैटिन शब्द सुपरेनस, जिसका अर्थ है सर्वोच्च से व्युत्पन्न संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च सत्ता की प्रतीक है। यह अधिशासी जनता से उस पर शासन करने का लिखित आदेश प्राप्त करती है। इसका अभिप्राय यह है कि राज्य की शक्ति शंकारहित है और राज्य को अधिकार है कि यह अपने नागरिकों से निष्ठा बनाए रखने की अपेक्षा करें। इसका अर्थ यह भी निकलता है कि राज्यादेश का उल्लंघन करने पर जुर्माना, पेनल्टी लगेगा अथवा अन्य प्रकार से दंडनीय होगा। इसको आंतरिक संप्रभुता भी कहा जाता है। आंतरिक रूप से राज्य अपनी सीमाओं के अंदर किसी व्यक्ति अथवा संगठन, जीवित अथवा कार्यरत से श्रेष्ठ होता है तथा उन्हें राज्य के कानून और आदेश के अधीन कार्य करना पड़ता है। कोई भी राज्य से अधिक श्रेष्ठता अथवा इसके प्रति निरापदता का दावा नहीं कर सकता है। उनके ऊपर राज्य की शक्ति मूलभूत, संपूर्ण, असीमित और पूर्णतः व्यापक होती है। संप्रभुता के बाह्य लक्षण भी हैं, जिनका अर्थ है कि राष्ट्रमंडलों के बीच प्रत्येक राज्य सर्वोच्च होता है और अपने भाग्य निर्माण के लिए स्वतंत्र है। कोई अन्य राज्य अथवा अंतर्राष्ट्रीय संगठन किसी राज्य से श्रेष्ठ होने का दावा नहीं कर सकता। राज्य कतिपय संधियों अथवा अन्य वचनबद्धताओं के अधीन हो सकता है, परंतु ये राज्य की तरफ से स्वतः आरोपित बाध्यताएं होती है। कोई भी राज्य के ऊपर किसी ऐसी बाध्यता को लागू नहीं कर सकता है अथवा उसके लिए विवश नहीं कर सकता है जो उसे स्वीकार न हो। इस प्रकार राज्य आंतरिक और बाह्य संप्रभुता से सुसज्जित होता है, जिसके कारण उसके पास व्यक्तियों, समूहों अथवा संगठनों के ऊपर दमनकारी शक्तियों होती है और राज्य को निरंकुश बनाती है। 2.1 संप्रभुता की कुछ विशेषताएं। संप्रभुता नागरिकों और प्रजा के ऊपर सर्वोच्च शक्ति है और कानून इसे नियंत्रित नहीं कर सकता। संप्रभुता उसमें निहित सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति है जिसके कार्य किसी अन्य के अधीन नहीं होते और जिसकी इच्छा का दमन नहीं किया जा सकता। ग्रोटियस संप्रभुता सर्वोच्च, अदम्य, निरपेक्ष, अनियंत्रित प्राधिकार है जिसमें सर्वोच्च विधिगत शक्ति होती है। ब्लैकस्टोन संप्रभुता राज्य की शासन शक्ति होती है। यह राज्य में संगठित राष्ट्र की इच्छा है। यह राज्य क्षेत्र में सभी व्यक्तियों के ऊपर अप्रतिबंधित आदेश प्रदान करने का अधिकार है। दुग्युइट संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है। संप्रभुता राज्य द्वारा अंतिम विधिक निग्राह्य शक्ति का अभ्यास है। विलावली सोल्टेयर संप्रभुता ऐसी धारणा है जो कम नहीं तो अधिक नहीं को बनाए रखती है, और यदि समाज को कुल मिलाकर अस्तित्व में लाना है तो राजनीतिक समाज के अंदर एक अंतिम प्राधिकार आवश्यक है। हिन्नाले संप्रभुता का अर्थ है समुदाय के अंदर राजनीतिक प्राधिकार जिसके पास एक प्रदत्त क्षेत्र के भीतर नियम, विनियम और नीति निर्धारण के लिए अविवादित अधिकार होता है। डेविड हेल्ड। 2.2 संप्रभुता का अर्थ। संप्रभुता की उपरोक्त परिभाषाएं संप्रभुता का परंपरागत दृष्टिकोण पेश करती हैं जो निम्न मुद्दों पर जोर देते हैं। 3 संप्रभुता राज्य की विशेषता है। 1. यह राज्य की सर्वोच्च इच्छा है। 3. यह राज्य की विधिक निग्राह्य शक्ति है। 4. संप्रभु कानून बनाता है और जनता से शासन का लिखित आदेश प्राप्त करता है। V. संप्रभुता किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के निकाय में निहित होती है। 6. संप्रभुता की शक्ति निरपेक्ष और असीमित है। 9.3 संप्रभुता की अवधारणा का विकास। राज्य की सर्वोच्च शक्ति के रूप में संप्रभुता एक आधुनिक धारणा है। यह यूरोप में राष्ट्र राज्य के उदय के साथ उस समय प्रकट हुई जब शक्तिशाली नरेशों ने अपने प्राधिकार का दुरुपयोग किया। परंतु इस प्रकार संप्रभुता की संकल्पना काफी पुरानी है और इसे पुराने ग्रीक शहरों राज्यों में देखा जा सकता है। राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु ने इसे राज्य की सर्वोच्च शक्ति के रूप में परिभाषित किया था। परंतु अरस्तु ने संप्रभुता के स्वरूप की चर्चा नहीं की। उसने संप्रभुता की प्रास्थिति की ओर ही ध्यान दिया। यहाँ अरस्तु के 2 दृष्टिकोण थे। उनके अनुसार राज्य का सुविचारित अंग संप्रभुता होनी चाहिए और उनका निश्चय था कि कानून सार्वभौमिक होना चाहिए। उनके द्वारा वांछित संप्रभुता कानून में निहित थी। रोमवासियों ने संप्रभुता को राज्य की शक्ति की पूर्णता के रूप में माना। यह आमतौर पर स्वीकार किया गया कि राज्य अपने नागरिकों के विवाद हल करने में अंतिम प्राधिकरण होना चाहिए और राज्य का कानून उन पर बाध्यकारी होना चाहिए। रोमनवासी कानून की एकरूपता, विकेंद्रित प्रशासन और समान नागरिकता के भी विचारदाता है। परंतु मध्यवर्ती काल में जब सामंतवाद का बोलबाला था तब कोई एकीकृत प्राधिकरण नहीं था और ऐसा प्रतीत होता था कि रोमन साम्राज्य की उपलब्धियों मिट्टी में मिल गई हों। सामंतवादी राज्य में राजा के अधिकार अत्यधिक प्रतिबंधित थे। यह गिरिजाधरों द्वारा नियंत्रित था जिन्हें सिविल और आपराधिक दोनों मामलों में छूट प्राप्त थी।
वस्तुत मध्यवर्ती काल में गिरिजाघर एक संगठित वर्ग था और गिरिजाघर का मुखिया पादरी पोप राजा से श्रेष्ठ माना जाता था। इसके अतिरिक्त सागंतवादी अधिपति और शहर के स्थानीय समुदाय और आम जनता भी राजा के प्राधिकार को चुनौती प्रदान करते थे। इस प्रकार राजा संप्रभु नहीं था। उसके प्रतिद्वंदियों को रियासत के रूप में जाना जाता था और 3 रियासतों का राज्य सामंतवाद का प्रतीक था। बारकर ने इसे राज्य के प्रतिमान की बजाय रियासती स्वर्ग का नाम दिया है, जहां राज्य का प्राधिकार एक तरफ कर दिया गया था। इस प्रकार उस समय संप्रभुता की आधुनिक धारणा नहीं थी। इसके अलावा विधि का वेतन मानवीय कानूनों से ऊपर माना जाता था, जिससे निरपेक्ष और अखंड संकल्पना के रूप में संप्रभुता के विकास पर भी प्रतिबंध था। जी बोदा पहले राजनीतिक दार्शनिक हुए हैं जिन्होंने संप्रभुता की आधुनिक संकल्पना को प्रतिपादित किया। उन्होंने संप्रभुता को नागरिकों के ऊपर सर्वोच्च शक्ति के रूप में परिभाषित किया, जो किसी भी कानून से अबाधित थी। उन्होंने नागरिकता भी संप्रभुता के अधीन परिभाषित की। बोदा के अनुसार संप्रभुता की शक्ति दूसरे को नहीं दी जा सकती है। संप्रभुता शाश्वत और असीमित होती है। संप्रभुता से कानून बनता है और इसे कानून बनाने, उसकी व्याख्या करने तथा उसे लागू करने का अप्रतिबंधित अधिकार प्राप्त है। बोदा ने संप्रभुता की परिस्थिति की भी चर्चा की, जो उनके तर्कानुसार सरकार के गठन पर निर्भर करती थी। इस प्रकार यह राजतंत्र में राजा में अवस्थित होती है, जबकि प्रजातंत्र में यह लोकप्रिय निकायों में निहित होती है। परंतु परंपरागत और संवैधानिक कानून तथा व्यक्तिगत संपत्ति के संस्थापन से बोदा की संप्रभुता पर अंकुश लग गया। हॉब्बस ने बांदा को पुनः विकसित किया और संप्रभुता के सिद्धांत को पूर्णता प्रदान करने की कोशिश की। हॉब्बस के अनुसार संप्रभुता सामाजिक संविदा का सृजन है और संप्रभुता वह व्यक्ति अथवा सभा है जिसे शांतिपूर्ण जीवन के आम प्रयोजनार्थ कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है। उसका आदेश कानून है और सभी कानून उसके निर्वचन के अधीन हैं। उसका प्राधिकार सर्वोपरि और असीमित है तथा व्यक्ति उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। संप्रभुता असंक्राम्य और अविभाज्य है। हॉब्बस ने इंगित किया कि सीमित संप्रभुता उसका विरोध स्वरूप है। तथापि हॉब्बस ने सुस्पष्ट तौर पर संप्रभुता पर एक अंकुश लगाया। संप्रभुता किसी व्यक्ति को स्वयं में हत्या करने, चोट पहुंचाने अथवा अंगभंग करने का आदेश नहीं दे सकती। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि संप्रभुता उस उद्देश्य तक ही सीमित है जिसके लिए उसका सृजन किया जाना था। हॉब्बस ने उस अवस्था में भी संप्रभुता का विरोध करना स्वीकार किया जब किसी व्यक्ति का जीवन खतरे में हो। वस्तुस्थिति यह है कि असीमित संप्रभुता का उसका सिद्धांत उसके व्यक्तिवाद का आवश्यक पूरक है। एक अन्य सामाजिक दार्शनिक रूसी ने जनता में अवस्थित संप्रभुता को आम राय के रूप में व्यक्त किया। रूसो के अनुसार आम राय और संप्रभुता अंतर परिवर्तनीय संकल्पनाएं हैं। संप्रभुता असीमित, सर्वोच्च और निरपेक्ष होती है। यह असंक्राम्य और अखंड भी होती है। परंतु हॉब्बस से भिन्न रूसो की संप्रभुता जनता की सहमति पर आधारित होती है। यह संपूर्ण वर्ग जिसका प्रत्येक व्यक्ति एक अंग है, द्वारा बल प्रयोग की प्रत्येक व्यक्ति द्वारा विमुक्त स्वीकृति है। अतः कोई भी संप्रभु में निष्ठा बनाए रखने से इनकार नहीं कर सकता है और जो ऐसा करता है उसे नागरिकों के संपूर्ण निकाय द्वारा पैसा न करने के लिए बाध्य किया जाता है। इसका तात्पर्य है कि व्यक्ति स्वच्छंद होने के लिए बाध्य किया सकता है। हॉब्बस जिनके अनुसार समता की सारी शक्तियों राजा में निहित थी से भिन्न रूसी ने यह शक्ति एक व्यक्ति की बजाय समुदाय में निहित की। जहां तक संप्रभुता के स्वरूप का संबंध है, ये दोनों एक हैं। दोनों एक दलीय राज्य की बुनियाद की रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं। इन दोनों के मध्य जॉन लॉक ने एक सीमित सरकार की अवधारणा की। लॉक ने 1688 की शानदार क्रांति के परिणामों को न्यायसंगत ठहराया, जिसके कारण इंग्लैंड में राजतंत्र अपनी संपूर्ण शक्तियों के साथ समाप्त हो गया और उन्होंने लोकप्रिय संप्रभुता और कानून के नियम की वकालत की। हॉब्बस और रूसी से भिन्न लॉक ने सीमित संप्रभुता को तरजीह दी। उनकी सरकार शक्तियों के विभाजन पर आधारित सरकार थी और उस पर बहुत से प्रतिबंध लगे थे। उन्होंने इस दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं किया कि संप्रभु शक्तियों अखंड हैं। उन्होंने महसूस किया कि सरकार के विभिन्न अंगों को राज्य की विधायी, कार्यकारी और संघीय शक्तियों को स्वतंत्र रूप से कार्य करना चाहिए। उनका राज्य समाज का सहयोगी है और शासन स्वेच्छाचारिता से नहीं किया जा सकता। परंतु लॉक संप्रभुता पर अपने दृष्टिकोणों में सामंजस्य नहीं करा पाते हैं। कभी उनका सुझाव होता है कि संप्रभुता जनता में अवस्थित है और कभी उसे वह विधायी करार देते हैं जो सर्वोच्च है। वह यह सुझाव देते हुए भी प्रतीत होते हैं कि जब एक ही व्यक्ति में विधायी और कार्यकारी शक्तियों का समावेश हो तो उसे संप्रभु कहा जा सकता है। लॉक के तर्क में कमजोरी यह है कि उन्होंने राजनीतिक संप्रभुता के बल को मान्यता दी, परंतु विधिगत संप्रभुता को पूर्णतः समझने में विफल रहा। संप्रभुता की आधुनिक धारणा के विकास में फ्रांसीसी क्रांति एक अन्य मील का पत्थर है। फ्रांसीसी क्रांति ने निरपेक्ष और असीमित संप्रभुता को इस आधार पर प्रस्तुत किया कि जनता संप्रभु होने के कारण सर्वोच्च शक्ति को प्रतिबंधित करने की आवश्यकता नहीं है। नवोदित राष्ट्र राज्यों ने भी आंतरिक और बाह्यतः दोनों प्रकार की समग्र संप्रभुता का दावा किया। उन्होंने दूसरों की कीमत पर अपने अधिकार के विस्तार की भी पुष्टि की। औद्योगिक क्रांति ने पूर्णरूपेण राज्य के क्रियाकलापों का विस्तार किया तथा कानून निर्माता के रूप में राज्य के महत्व का समर्थन किया। इन विकासों से निरपेक्ष संप्रभुता की धारणा को बल दिया। इंग्लैंड में संसद सर्वोच्च हो गई और उसकी सर्वोच्चता असीमित थी। ये विचार हेगल में प्रकट हुए, जिन्होंने संवैधानिक राजतंत्र का समर्थन किया, परंतु उनके राजा के पास कानून को न मानने की शक्ति थी। हेगल के अनुसार राज्य एक पूर्णीकृत यौक्तिकता, आत्मा का शाश्वत और आवश्यक सारतत्व, स्वयं में युक्तिसंगत और स्वयं के लिए स्वयं में ही निरपेक्ष भाव से नियत है। हेगल ने अपने राज्य के साथ आध्यात्मवाद को जोड़ा। उनके अनुसार राज्य पृथ्वी पर परमात्मा का पड़ाव है। उन्होंने व्यक्ति को पूर्णतः राज्य के अधीन कर दिया। राज्य का व्यक्ति के ऊपर उच्चतम अधिकार होता है और उसकी स्वतंत्रता उसे राज्य की तरफ से उपहार है। राज्य व्यक्ति को मात्र स्वतंत्रता ही नहीं देता, अपितु उसकी स्वतंत्रता को बढ़ा भी सकता है। परंतु राज्य ऐसे कानूनों के माध्यम से कार्य करता है जो युक्तिसंगत हैं। उनको समान रूप से लागू किया जाना चाहिए। एक संवैधानिक सरकार समाप्त में सुरक्षा और व्यवस्था मुहैया कराती है। प्राधिकार का प्रयोग नियमानुसार होता है जो कर्मचारियों की स्वनिर्णय की शक्तियों को सीमित करते हैं। परंतु राज्य आंतरिक और बाह्य रूप से सर्वोच्च होता है।
हेगल ने विशेष रूप से युद्ध का भी उल्लेख किया और उनके राज्य को युद्ध करने का अधिकार भी था, क्योंकि युद्ध की स्थिति में राज्य की संपूर्ण क्षमता का पता चलता है और विजयी राज्य वैश्विक भावना का एजेंट होने का दावा कर सकता है। इस प्रकार हेगल की संप्रभुता निरपेक्ष और किसी भी नियंत्रण से परे है। नैतिकता और अंतर्राष्ट्रीय कानून भी संप्रभुता पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं। ऑस्टिन ने हेगल का अनुसरण किया। उन्होंने हेगल द्वारा प्रस्तावित आध्यात्मवाद से राज्य और संप्रभुता को कभी भी उन्मुक्त नहीं किया। उन्होंने संप्रभुता के एक विधिगत दृष्टिकोण की वकालत की, जिसमें संप्रभुता निरपेक्ष, असीमित, असंक्रामक और अखंड थी। बहुवादियों ने बाद में ऑस्टिन के दृष्टिकोण को चुनौती दी। हम विस्तार से विधिगत और बहुवादी पहलुओं की चर्चा करेंगे, परंतु पहले हमें संप्रभुता का अर्थ समझना चाहिए। 9.4 संप्रभुता के प्रकार। संप्रभुता शब्द राजनीतिक शास्त्र में कई तरह से प्रयुक्त हुआ है, जिसके कारण इसको समझना बहुत कठिन है। अतः इसके विभिन्न प्रयोगों को समझना आवश्यक है। एक वास्तविक और औपाधिक संप्रभुता। वास्तविक और औपाधिक संप्रभुता के बीच अक्सर एक भिन्नता बनी रहती है। वस्तुतः यह भिन्नता अंग्रेजी संवैधानिक प्रणाली में अपूर्व विकास के कारण हुई। आरंभ में राजा सर्वशक्ति संपन्न था और वास्तव में अपनी शक्तियों का प्रयोग करता था, परंतु प्रजातंत्र के विकास से राजा की शक्तियां समाप्त हो गई और संसद सर्वोच्च हो गई तथा अंग्रेजी जनता राजतंत्र को पसंद करती थी और इसीलिए इसका उन्मूलन नहीं किया। इसके स्थान पर राजा की शक्तियों एक प्रतिष्ठान को अंतरित कर दी गई, जिसे ताज, क्राउन का नाम दिया गया। इंग्लैंड में राजतंत्र आज भी विद्यमान है और सभी शक्तियों राजा अथवा रानी के नाम पर प्रयोग की जाती है, यद्यपि वास्तविक संप्रभुता ताज है। यह भिन्नता उन देशों में भी विद्यमान है जहां सरकार का संसदीय स्वरूप प्रचलन में है। भारत की तरह जहां राष्ट्रपति औपाधिक मुखिया है, जबकि वास्तविक संप्रभु प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल है। संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देश में ऐसी कोई भिन्नता नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति में ही वास्तविक और औपाधिक दोनों संप्रभुता निहित है, परंतु संप्रभुता का अधिक श्रेय राज्य की तुलना में सरकार को जाता है। 4.2 विधिक और राजनीतिक संप्रभुता। विधिक और राजनीतिक संप्रभुता में एक अन्य भिन्नता है। विधिक संप्रभु एक संवैधानिक संकल्पना है, जिसका अर्थ है विधिगत संज्ञेयता में सत्ताधारक अथवा धारकों की पहचान। कानून की दृष्टि में संप्रभुता की सत्ता का भोग करने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को लेकर कोई शंका नहीं हो सकती। विधिक संप्रभु नियत, पूर्ण व्यापक होता है और उसके पास अपने कानून और आदेश को कार्यान्वित करने के लिए निग्रही शक्तियां होती है। इस प्रकार विधिक संप्रभुता प्राधिकार उसके विधिक स्वरूप से विनिर्दिष्ट होता है, जिसमें किसी व्यक्ति अथवा संगठन को छूट प्राप्त नहीं होती। विधिक संप्रभुता का श्रेष्ठतम उदाहरण संसद में ब्रिटिश नरेश है, जो एक राजनीतिक वैज्ञानिक की तरह ब्रिटिश संविधान का पुनर्निर्माण कर सकता है, उसके जीवन को लंबा कर सकता है, गैर कानून को कानून सम्मत कर सकता है, सरकार को स्वच्छंद शासन की शक्तियों प्रदान कर सकता है, साम्यवाद अथवा विधिक प्रतिबंध से रहित पूर्णतः फासिस्टवाद लागू कर सकता है। ब्रिटिश संसद की इस स्थिति को संक्षिप्त में इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि यह सब कुछ कर सकती है, सिवाय इसके कि यह पुरुष की स्त्री अथवा स्त्री को पुरुष नहीं बना सकती, यद्यपि इसे यह कानूनी तौर पर कर सकती है। इस प्रकार विधिक संप्रभु की शक्ति निरपेक्ष, अप्रतिबंधित होती है। इसके विपरीत राजनीतिक संप्रभुता की संकल्पना अस्पष्ट और भ्रमित करने वाली है। यह बताया जाता है कि विधिक संप्रभु के पाव में राजनीतिक संप्रभु निहित होता है, जिसको विधिक संप्रभु नमन करता है। राजनीतिक संप्रभुता कानूनन मान्यता प्राप्त नहीं है। यह इस अर्थ में भी निश्चित नहीं है कि इसकी पहचान बहुत मुश्किल कार्य है, फिर भी इसके अस्तित्व से इनकार नहीं किया जा सकता। यह विधिक संप्रभु को प्रभावित और नियंत्रित करती है। एक लेखक ने राजनीतिक संप्रभु को सभी प्रभावों के एकीकृत प्रभाव के बराबर माना है, जो कानून के पार्श्व में स्थित है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र प्रणाली में जहां जनता कानून बनाने और निर्णय लेने में भागीदार बनती है, वहीं विधिक और राजनीतिक संप्रभु के बीच भिन्नता धुंधली है। परंतु प्रतीकात्मक प्रजातंत्र में यह भिन्नता सुस्पष्ट होती है, जहां जनता अपने प्रतिनिधि के माध्यम से कानून बनाने अथवा निर्णय लेने में अप्रत्यक्ष रूप से भागीदार होती है। ऐसे मामलों में राजनीतिक संप्रभुता मतदाता में निहित होती है, जिसे जब नियमित अंतरालों पर चुनाव कराए जाते हैं, सरकार बनाने अथवा न बनाने की शक्ति होती है। वस्तुतः चुनाव श्रेष्ठतम तरीका है जिसमें राजनीतिक संप्रभु की इच्छा व्यक्त होती है। 4.3 विधिसम्मत और तथ्यपरक संप्रभु। आमतौर पर विधिसम्मत और तथ्यपरक संप्रभु एक ही है, क्योंकि सत्ताधारक व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को कानून द्वारा भी मान्यता प्राप्त होती है। इन दोनों के बीच भिन्नता आपत्तिकाल की कुछ स्थितियों में जो सरकार में उथल-पुथल अथवा हिंसात्मक पराजय के फलस्वरूप पैदा होती है, वास्तविक रूप से होती है। उदाहरण के तौर पर रूस में कम्युनिस्टों ने जार सरकार को उखाड़ फेंका, जबकि कानून ने बाद वाले शक्तिधारक को मान्यता दी, यद्यपि नियंत्रण पहले वाले के पास था और वह प्राधिकार का प्रयोग कर रहा था। इसी प्रकार प्रथम व द्वितीय विश्व युद्धों में कई देश जर्मनी द्वारा परास्त किए गए और जर्मन शासक तथ्यपरक शासक बन गए, परंतु संबंधित देशों ने कानून द्वारा उखाड़ फेंकी गई सरकार को ही शासक के रूप में मान्यता दी। 1971 में पाकिस्तान से स्वाधीन होने के बाद बांग्लादेश एक नया देश बन गया, परंतु कानूनन पाकिस्तानी राष्ट्रपति विधिसम्मत संप्रभु था। ऐसे हालात में तथ्यपरक शासक का शासन बल अथवा इस तथ्य पर निर्भर करता है कि स्थिति उसके नियंत्रण में है। इसके प्रतिकूल विधिसम्मत संप्रभु विधिक तौर पर शासन करने का हकदार होता है। तथापि दो के बीच यह भिन्नता कुछ समय तक बनी रहती है और अंततः दोनों एक हो जाते हैं। तथ्यपरक शासक उस देश के कानून में आवश्यक परिवर्तन करता है और वह भी विधिसम्मत शासक बन जाता है। 4.4 लोकप्रिय संप्रभुता की धारणा। आधुनिक प्रजातंत्र लोकप्रिय संप्रभुता की धारणा पर आधारित है, जिसका तात्पर्य है कि सभी प्राधिकारों का स्रोत जनता है। वर्तमान काल में इसे लाने का श्रेय जे रूसो को जाता है, परंतु पहले भी लोकप्रिय संप्रभुता की धारणा अज्ञात नहीं थी। रूयवर्ती काल में सिसरो ने इंगित किया था कि राज्य जनता का कार्य है। उनका मत था कि राज्य एक ऐसा नैतिक समुदाय, व्यक्तियों का समूह और प्राधिकरण था जो जनता की सामूहिक शक्ति से प्रकट हुआ। तत्पश्चात एल्यूसियस ने भी बताया कि एक निगमित निकाय के रूप में जनता संप्रभु के रूप में भी और उसकी संप्रभुता की इस शक्ति को किसी अन्य व्यक्ति अथवा संगठन को अंतरित नहीं किया जा सकता।
एल्यूसेरा ने बलपूर्वक तर्क दिया कि जनता ने निगमित निकाय के रूप में प्रशासन शक्ति एक करार के तहत विशिष्ट प्रयोजनार्थ प्रशासकों को दी है और यह शक्ति पुनः जनता के पास चली जाएगी यदि वे किसी कारणवश इसे खो बैठते हैं। एल्यूसिवस ने जनता को निरंकुशता का विरोध करने का भी अधिकार दिया। इसी प्रकार जॉन लॉक की सिविल सोसाइटी में जनता की सहमति पर निर्भर थी। उनके अनुसार सरकार जनकल्याण के लिए बनी थी और कोई स्वेच्छावादी शासन नहीं किया जा सकता। लॉक के अनुसार सरकार जनता के जीवन, स्वाधीनता और संपत्ति की सुरक्षा के लिए एक सामाजिक करार के माध्यम से गठित एक न्यासी थी। यदि सरकार जनता के जीवन, स्वाधीनता और संपत्ति की सुरक्षा करने के अपने कर्तव्य से विमुख होती है तो जनता के पास उसका विद्रोह करने तथा उसे उखाड़ फेंकने का हक था। परंतु रूसो को आधुनिक संप्रभुता की धारणा के जनक के रूप में माना जाता है। रूसो के अनुसार मानव अपनी प्रकृतिवश स्वतंत्र और समान है और सरकारी तंत्र मानवों की स्वतंत्र इच्छा के आधार पर चलना चाहिए। दूसरे शब्दों में इसे तभी प्राप्त किया जा सकता है जब वे एक दूसरे के साथ करार करते हैं, जिसके फलस्वरूप वे उस संप्रभु जनता के निकाय का अविभाज्य अंग बन जाते हैं जिसके पास कानून बनाने की सर्वोच्च शक्ति होती है। रूसो ने राज्य और सरकार के बीच स्पष्ट भिन्नता की। उनके अनुसार सरकार ऐसे राज्य की मात्र एक एजेंट है जिसके प्राधिकार सीमित हैं। वस्तुतः जनता ही सरकार चलाने की शक्ति प्रदान करती है और यह शक्ति उसकी इच्छा से वापस ली जा सकती है। रूसी के राज्य में जनता की यह इच्छा संप्रभु है जिसे रूसो ने आम राय का नाम दिया। रूसो की योजना में संप्रभु कंवल जन कल्याण के लिए कार्य कर सकता है। वह लिखते हैं, संप्रभु निकाय के लिए अपने सदस्यों को चोट पहुंचाना असंभव है। संप्रभु अपनी तरफ से सदस्यों पर कोई ऐसा बंधन नहीं लगा सकता जो उस समुदाय को व्यर्थ सिद्ध हो। आशीर्वादम के अनुसार लोकप्रिय संप्रभुता की धारणा में बहुमूल्य विचार निम्नवत होते हैं। सरकार अपने निजी हित के लिए सत्ता में नहीं रहती। यह जनता की भलाई के लिए कार्य करती। 2 यदि जन इच्छाओं का जानबूझकर दमन किया जाता है तो क्रांति की संभावना बनी रहती है। 3 जनमत को व्यक्त करने के लिए विधिमान्य तरीके के लिए आसान उपायों का प्रावधान किया जाए। 4 सरकार प्रत्यक्षतः ऐसे उपायों के द्वारा जनता के प्रति उत्तरदायी होनी चाहिए, जैसे चुनावों की पुनरावृत्ति, स्थानीय स्वशासन, जनमत संग्रह, चुनावों के लिए पहलबाजी और प्रत्याह्वान। 2 सरकार प्रत्यक्षतः राष्ट्र के कानून के अनुसार प्राधिकार का इस्तेमाल करे और स्वेच्छाचारिता से कार्य न करे। लोकप्रिय संप्रभुता की धारणा अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांतियों में शासन के मूलभूत सिद्धांत के रूप में स्वीकार की गई थी। आजादी की अमेरिकी उद्घोषणा में व्यक्त रूप से उद्घोषित था। हम इन तथ्यों को स्वतः स्पष्ट मानते हैं और यह कि मानव समान रूप से जन्म लेते हैं और यह कि उनमें जीवन, स्वाधीनता और प्रसन्नता की तलाश होती है और यह कि इन अधिकारों की अभिरक्षा के लिए मानवों के बीच सरकार से इन शक्तियों को व्युत्पन्न किया जाता है। इस उद्घोषणा से किसी सरकार को गिराने अथवा बदले जाने के लिए जनता के अधिकार को स्पष्ट तौर पर मान्यता प्राप्त हुई जो जीवन, स्वाधीनता और प्रसन्नता की तलाश के असंक्राम्य अधिकारों की विनाशक थी। उद्घोषणा में इस तथ्य का भी उल्लेख था कि ब्रिटिश नरेश अपने कार्यों के कारण निरंकुश हो गया था अथवा वह स्वाधीन जनता का शासक बनने के लिए अयोग्य था। फ्रांसीसी क्रांति में घोषणा की गई थी, मनुष्य जन्म लेते हैं और स्वतंत्र रहते हैं तथा अधिकारों में समान है। इसमें यह भी बताया गया था कि स्वाधीनता, संपत्ति, सुरक्षा और दमन के प्रति विरोध का अधिकार राजनीतिक संगठन का लक्ष्य होता है और कानून आमराय की अभिव्यक्ति है तथा सभी नागरिकों को उसके गठन में व्यक्तिगत तौर पर अथवा उनके प्रतिनिधियों के द्वारा भाग लेने का अधिकार है और यह कि राज्य के सभी कर्मचारी जनता के प्रति उत्तरदायी है। लोकप्रिय संप्रभुता की धारणा काफी आकर्षक है, परंतु यह अनिश्चितता से आच्छादित है। इसकी व्यावहारिक तौर पर व्याख्या करना बहुत कठिन है। यह कहना अच्छा लगता है कि जनता किसी भी राजनीतिक तंत्र का मूलभूत आधार है और उसकी इच्छा को शासन में प्रकट होना चाहिए, परंतु प्रश्न उठता है कि जनता शब्द का क्या अर्थ है? हम उसकी पहचान कैसे करें? स्पष्टतः राज्य में रहने वाली संपूर्ण भीड़ जनता के रूप में नहीं जानी जा सकती, क्योंकि वही बच्चे हैं, गैरकानूनी हैं, अपराधी हैं, दिवालिया है, विदेशी व अन्य हैं, जिनका राजनीतिक तंत्र में कोई योगदान नहीं हो सकता। यदि वे जनता के द्योतक है तो इस धारणा का कुल मिलाकर कोई अर्थ नहीं है। जहां तक मतदाता को भी जनता नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसका कोई राजनीतिक अस्तित्व नहीं है। इसके अतिरिक्त सभी लोग चुनाव में भाग नहीं लेते हैं तथा चुनाव बहुमत के आधार पर जीते जाते हैं। तो क्या इसका अर्थ यह हुआ कि हम जनता की मतदाताओं के बहुमत से तुलना करें? किसी भी मामले में किसी भी देश में मतदाताओं की संख्या कुल जनसंख्या के मुकाबले बहुत कम होती है और उन्हें विधिक तौर पर संप्रभु नहीं कहा जा सकता है। वास्तव में जितना हम विस्तार से विचार करेंगे, श्रम के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। यदि हम आधुनिक प्रजातंत्र की गति का अध्ययन करें तो हमें पता चलेगा कि मतदाता अनेक प्रकार से प्रभावित और चालबाजियों का शिकार होता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के आधुनिक युग में लोगों की पसंद का विनिर्माण होता है और प्रजातंत्र भीड़तंत्र से संदूषित होता है। लोकप्रिय संप्रभुता प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की व्यवस्था वाले छोटे राज्य में सफल हो सकती है, जहां जनता प्रत्यक्ष रूप से विधि निर्माण में भाग लेती है। जनमत संग्रह जैसी युक्ति में भी यह प्रदर्शित हो सकती है, परंतु आज का राज्य एक विशाल जनसंख्या वाला बड़ा राज्य है। यह भी एक तथ्य है कि आधुनिक राज्य के कार्य बहुत जटिल हो चुके हैं और इसे जनमत संग्रह के आधार पर नहीं चलाया जा सकता। लोकप्रिय संप्रभुता की धारणा से अन्य समस्याओं का सृजन होता है। प्रजातंत्र की विद्यमान व्यवस्था में शासक तथा विरोधी दल जनता की इच्छा को प्रदर्शित करने का दावा करते हैं और ऐसे मामलों में सब्बाई का पता लगाना आधिकारिक रूप से मुश्किल हो जाता है और यदि लोकप्रिय संप्रभुता की धारणा को विधिक तौर पर लागू किया जाए तो इससे सरकार अस्थिर हो सकती है। तो भी जो कुछ कहा गया अथवा किया गया है, लोकप्रिय संप्रभुता की धारणा ने राजनीतिक विज्ञान को स्थायी योगदान दिया है, क्योंकि यह सरकार पर लोकप्रिय नियंत्रण की धारणा की वकालत के अतिरिक्त तानाशाही और एकदलीय शासनतंत्र का प्रबल खंडन करती है। 9.5 ऑस्टिन की संप्रभुता धारणा। संप्रभुता के विधिसम्मत दृष्टिकोण, जिसे एक तत्ववादी अवता पारस्परिक दृष्टिकोण भी कहा गया, को एक महान जुरिस्ट जॉन ऑस्टिन 1779 से 1869 ने अपनी पुस्तक लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस 1832 में प्रतिपादित किया था। ऑस्टिन के अनुसार यदि कोई निश्चित मानव वरिष्ठ जो अपने जैसे वरिष्ठ के प्रति निष्ठावान नहीं है
किसी मान्य वर्ग के बहुमत द्वारा स्वाभाविक निष्ठा प्राप्त करता है तो यह वरिष्ठ उस वर्ग का संप्रभु है और वह वर्ग वरिष्ठ सहित एक राजनीतिक और स्वतंत्र वर्ग होता है। ऑस्टिन के अनुसार संप्रभुता की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। 3 राज्य के लिए संप्रभुता आवश्यक है। संप्रभुता राज्य के 12 मूल घटकों में से एक घटक है। संप्रभुता के बिना राज्य नहीं हो सकता है। यदि राज्य निकाय है तो संप्रभुता उसकी आत्मा है। राज्य स्वयं संप्रभुता की सत्ता से अलग नहीं हो सकता है। संप्रभुता के अंत का अर्थ राज्य का अंत है। तो संप्रभुता का निश्चित होना आवश्यक है। यह किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के निकाय में सन्निहित होती है। ऑस्टिन के अनुसार राज्य वह विधिगत आदेश है जिसमें संप्रभुता स्पष्टतः अवस्थित की जा सकती है। यह जनता, मतदाता अथवा आमराय नहीं हो सकती क्योंकि ये सब अस्पष्ट अभिव्यक्तियों है। यह परमात्मा में भी सन्निहित नहीं है। संप्रभुता एक मनुष्य अथवा मनुष्य मात्र का निकाय होगी जिसकी पहचान की जा सकती है। 3 संप्रभु राज्य में सर्वोच्च शक्ति होता है। राज्य के सभी प्राधिकार उसी से प्राप्त होते हैं। उसका प्राधिकार असीमित और निरपेक्ष है। यह किसी से आदेश प्राप्त नहीं करता क्योंकि किसी को उसे आदेश देने का अधिकार नहीं है, परंतु राज्य में वह प्रत्येक को आदेश दे सकता है। उसका प्राधिकार सार्वत्रिक और सर्वव्याप्त है। संप्रभुता किसी आंतरिक अथवा बाह्य नियंत्रण से मुक्त होनी चाहिए। 4 संप्रभु जनता से स्वाभाविक निष्ठा प्राप्त करता है। इस प्रकार संप्रभु का प्राधिकार आकस्मिक नहीं है। यह सतत, नियमित, अबाधित और अविच्छिन्न होता है। यदि जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण अंग उसे स्वीकार नहीं करता है और उसकी अवज्ञा करता है तो यह संप्रभु नहीं रहता। इसी प्रकार एक अल्पकालिक निष्ठा संप्रभुता का लक्षण नहीं है। संप्रभुता की शक्ति का समाज में स्थायी होना नितांत आवश्यक है। कानून संप्रभु की इच्छा और आदेश है। यह कानून का स्रोत है। कानून वरिष्ठ द्वारा उन कनिष्ठों को दिया गया आदेश है जो उसके अधीनस्थ अथवा पराधीनता की स्थिति में हैं। संप्रभु समाज की परंपराओं और रीति रिवाजों से ऊपर होता है। वे उसकी अनुमति से लागू होते हैं। जो संप्रभु बांधता है वही उसका आदेश है। किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता अथवा अधिकार संप्रभु से निर्गमित होते हैं और संप्रभुता की कार्यशीलता को प्रतिबंधित करते हैं। 6 संप्रभुता में आदेश और निष्ठा प्राप्त करने की कानून सम्मत वास्तविक शक्ति है और यह अपने कानूनों को लागू करती है। 7 संप्रभुता की शक्ति अनन्य और अखंड है। यह स्वयं ऐसी इकाई है जिसे 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। संप्रभुता के विभाजन का अर्थ इसका विनाश है। इस प्रकार ऑस्टिन के अनुसार संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च शक्ति होती है जो निरपेक्ष, स्थायी, सार्वत्रिक, असंक्राम्य, अनन्य और अखंड है। तथापि ये लक्षण उन बहुवादियों को स्वीकार्य नहीं है जो ऑस्टिन की संपूर्ण थीसिस को पूरी तरह नकार देते हैं। 9.6 ऑस्टिन की संप्रभुता धारणा बहुवादित। डॉ. जे. नेविल फिटिस, पॉल बानकूर, डर्खिम, मैकाइवर, लास्की, बार्कर, डुगविट, कैप, जी. कोल और मिस फॉलेक प्रख्यात बहुवादी लेखक है। यही हम लास्की और मैकायर के विशेष संदर्भ के साथ संप्रभुता की ऑस्टिन धारणा पर बहुवादी समालोचना का अध्ययन करेंगे। बहुवादी इसमें विश्वास नहीं रखते कि संप्रभु निश्चित है। उनके अनुसार निश्चितता उन गत दिनों में संभव थी जब राजा निरपेक्ष शक्तियों के साथ शासन करता था, परंतु आधुनिक समय में राजनीतिक तंत्र लोकप्रिय संप्रभुता की धारणा पर आधारित है जिसमें सरकार उस जनता के प्रति उत्तरदायी होती है जो सरकार बना अथवा हटा सकती है। संविधान स्पष्टतः जनता की संप्रभुता की उद्घोषणा करता है, परंतु ऑस्टिन जनता को संप्रभु के रूप में स्वीकार नहीं करेगा। इसी प्रकार मतदाता को संप्रभु नहीं माना जा सकता क्योंकि दोनों शब्द जनता और मतदाता अस्पष्ट हैं और ऑस्टिन के संदर्भ में किसी निश्चित मानव को प्रस्तुत नहीं करते हैं। संप्रभुता को तलाश करने का कार्य संघीय व्यवस्था में और मुश्किल हो जाता है जिसके तहत शक्तियां केंद्र और उसकी इकाइयों में विभक्त होती है और दोनों अपने अपने क्षेत्रों में संप्रभु मानी जाती है। ऐसे तंत्र में संविधान सर्वोच्च होता है परंतु यह माने नहीं होता आधा संप्रभु नहीं हो सकता। ब्रिटेन में भी जहीं संसद की सर्वोच्चता उस देश का मौलिक कानून है वहां संसद को संप्रभु नहीं कहा जा सकता क्योंकि यह भी सीमाओं के तहत कार्य करती है। बहुवादियों का विश्वास है कि संप्रभुता की ऑस्टिन की धारणा की इतिहास से जांच नहीं की जा सकती है। ऐतिहासिक तौर पर लास्की के अनुसार संप्रभुता कुछ निश्चित अवधि को छोड़कर हमेशा सीमाओं के अधीन होती है जब ऑस्टिन के अनुसार वास्तव में संप्रभु हो। यह अवधि थी जब राष्ट्र राज्य अस्तित्व में आए और राजाओं ने अपना अधिकार कायम किया। यह राष्ट्र राज्य 16वीं शताब्दी के धार्मिक संघर्ष के परिणामस्वरूप प्रकट हुए और संप्रभु राज्य का उदय धर्म के ऊपर धर्म निरपेक्षता की श्रेष्ठता का प्रतिपादन था। इस प्रकार कतिपय ऐतिहासिक घटक थे जो राज्य की निरपेक्ष संप्रभुता के सृजन के लिए उत्तरदायी थे। यदि हम इस संक्षिप्त अवधि को छोड़ दें तो हमें निरपेक्ष संप्रभुता का कोई उदाहरण नहीं मिलेगा। आधुनिक समय में संप्रभुता सीमित है। इसका एकमात्र अपवाद ब्रिटिश नरेश हो सकता था, परंतु लास्की का तर्क है, प्रत्येक को पता है कि ऑस्टिन के अनुसार संसद में नरेश को संप्रभु निकाय के रूप में मानना बकवास है। कोई भी संसद रोमन कैथोलिक चर्च को मताधिकार से वंचित नहीं कर सकती अथवा श्रमिक संगठनों के अस्तित्व को नकार सकती है। लास्की का कहना है किसी भी संप्रभु को कहीं भी असीमित शक्तियां प्राप्त नहीं हुई है और ऐसा करने का प्रयास रक्षा उपाय के रूप में सामने आया है। वस्तुतः प्रत्येक संप्रभु को समाज के अंदर कार्य करना पड़ता है और समाज ऐसे रीति रिवाजों और परंपराओं के अनुसार कार्य करता है जो लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया के परिणामस्वरूप अस्तित्व में आते हैं तथा कोई भी शासक चाहे वह कितना ही निर्दयी क्यों न हो उनका उल्लंघन नहीं कर सकता। यह इंगित किया गया है कि आंतरिक रूप से व्यक्ति के अधिकार संप्रभुता पर अंकुश लगाते हैं और बाहरी तौर पर अंतर्राष्ट्रीय कानून संप्रभु सत्ता के कार्यों को सीमा में रखते हैं। इसके अतिरिक्त लोकप्रिय संप्रभुता की धारणा अंतिम शक्तियों जनता के पास मानती है और तदनुसार विधिगत संप्रभु को उनके रागक्ष झुकना पड़ता है। यह सुझाव देना भी गलत नहीं होगा कि बहुवादी सत्ता और सत्ता को चलाने वालों पर गहरा अविश्वास करते हैं। यही कारण है कि लार्की ने संप्रभु की निरपेक्ष शक्तियों पर आपत्ति की। उनके अनुसार यह राष्ट्रीय तौर पर प्रतिरक्षणीय नहीं है। यह नैतिक तौर पर भी गलत है क्योंकि इससे व्यक्ति और उसकी महत्ता के विकास की गति कम होती है।
ऑस्टिन व्यक्ति को पूर्णरूपेण राज्य का गुलाम जैसा बना देता है और इस प्रकार का निरपेक्ष संप्रभु व्यक्ति को कभी कोई मुक्ति नहीं देगा। लास्की ने विकेंद्रीकरण की पुष्टि की और तर्क दिया कि राज्य अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी होना चाहिए। राज्य को व्यक्ति को कतिपय ऐसे अधिकारों की रक्षा और सम्मान भी करना चाहिए जिनके बिना व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता। लास्की ने याद दिलाया कि राज्य अपने आप में अंत नहीं है, अपितु यह अंत तक पहुंचने का एक साधन मात्र है। ऐसा अंत मानव का उत्कर्ष होता है और राज्य की स्थिति इस अंत को प्राप्त करने में हमेशा उसकी सक्षमता पर निर्भर करेगी। बहुतादि कानून की उस चारणा को भी अस्वीकार करते हैं जिसकी ऑस्टिन द्वारा वकालत की गई। ऑस्टिन के अनुसार कानून वरिष्ठ का आदेश होता है और यह आदेश वरिष्ठ से कनिष्ठ को दिया जाता है। लास्की ने इसे मूर्खता का नाम दिया। उन्होंने बताया कि वरिष्ठ से कनिष्ठ को आदेश को कानून समझना शालीनता की सीमा तक उसकी परिभाषा को विकृत करना है। कानून का स्वरूप सार्वभौमिक होता है और वे कानून बनाने वाले और प्रजा दोनों पर लागू होते हैं। परंतु आदर्श की स्थिति में आदेश देने वाला व्यक्ति अपने आदेश से काफी ऊपर होता है और उससे बाध्य नहीं होता। मैकाइवर ने ऑस्टिन की धारणा को भ्रामक बताते हुए कटु आलोचना की, क्योंकि यह दो ऐसे मूलभूत लक्षणों से वंचित है जिन्हें प्रत्येक कानून उसकी सार्वत्रिकता और औचित्यता में प्रदर्शित करता है। मैकाइवर का तर्क है कि वे गुण प्रत्येक राजनीतिक तंत्र के स्वरूप और कार्यपालन के आवश्यक निष्कर्ष हैं। इसके अतिरिक्त आदेश प्रशासन के दायरे में रहता है क्योंकि यह कार्यान्वयन का साधन है। आदेश का कानून से कोई संबंध नहीं है क्योंकि कानून बनाते समय आदेश की आवश्यकता नहीं होती। वस्तुत कानून आदेश की तुलना में स्थायी और मौलिक दोनों प्रकार का होता है। मैकायर ने यह भी बताया कि कानून कई तरह के होते हैं। उदाहरण के तौर पर कुछ सामाजिक कानून होते हैं जो समाज के रीति रिवाजों और परंपराओं पर आधारित होते हैं और उनमें से कुछ राज्य के कानून बन जाते हैं। परंतु मैकाइवर का कहना है, कानून की महान पुस्तक में राज्य केवल यहाँ वही नए वाक्य लिखता है और पुराने वाक्यों को मिटा देता है। अधिकतर पुस्तकें राज्य द्वारा कभी भी बिल्कुल नहीं लिखी गई और इन सभी को राज्य संभाल कर रखने के लिए बाध्य है क्योंकि संहिता में वह पीढ़ी दर पीढ़ी संशोधन करता है। इसीलिए मैकाइवर के अनुसार राज्य कानून की संतति एवं जनक दोनों है तथा कानून का प्राधिकार राज्य के प्राधिकार से महान होता है। राज्य कानून निर्माता न होकर वस्तुतः कानून का मात्र एक सरकारी संरक्षक है। इसे कानून के नियम का समर्थन करना पड़ता है। लास्की ने इस तथ्य पर जोर दिया कि कानून सामाजिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करने का एक उपकरण है और कानून का अनुपालन बल प्रयोग द्वारा नहीं किया जाता है, अपितु इसलिए किया जाता है कि वे जनता की अपेक्षाओं को पूरा करते हैं। दुगुट ने ठीक ही कहा है कि कानून हमारे सामाजिक जीवन का उत्पाद है। हम कानून का पालन इसलिए करते हैं क्योंकि वे समाज के हित के लिए हैं और उनके बिना सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना असंभव है। कानून के न होने का अर्थ है अराजकता, जहां मनुष्य का कोई अस्तित्व संभव नहीं होगा। बहुवादी यह भी बताते हैं कि समाज में रीति रिवाज और परंपराएं हैं जिन्हें न तो राज्य द्वारा पैदा किया गया है और न राज्य का उनके ऊपर कोई नियंत्रण है। अधिकतर तानाशाही शासकों को भी उनके समक्ष झुकना पड़ा। लास्की तुर्की के सुल्तान का उदाहरण देते हैं जो अपनी सत्ता की महत्ता में भी प्रेक्षण संहिता से बाध्य था और उसके लिए उनका आज्ञापालन अनिवार्य था। इसी प्रकार हेनरी मैन ने महाराजा रणजीत सिंह का उदाहरण दिया जिनके पास अपनी प्रजा के ऊपर निरपेक्ष शक्तियां थीं और जरा से उल्लंघन पर कठोर दंड दिया जा सकता था, परंतु उसने कभी समाज की परिपाटियों का उल्लंघन नहीं किया। तथापि ऑस्टिन के पक्ष में कहा जा सकता है कि ऑस्टिन ने भी यह कहकर रीति रिवाजों और परंपराओं के अस्तित्व से इनकार नहीं किया है कि जो कुछ संप्रभु अनुमति देता है वही उसका आदेश है, परंतु बहुवादी इस तर्क को स्वीकार नहीं करते हैं। लास्की का कहना है कि तुर्की का सुल्तान मात्र सिद्धांत रूप में कानूनों में परिवर्तन कर सकता था, व्यावहारिक तौर पर वह उन परिवर्तनों को नहीं करने के लिए तत्पर रहता था जो उसे ऑस्टिनियन विधिशास्त्र का संप्रभु सिद्ध करें। मैकाइवर ने जोर देकर कहा था कि राज्य रीति रिवाजों को नष्ट नहीं कर सकता है क्योंकि रीति रिवाज जब कानून से व्यथित होते हैं बदले में प्रतिशोध लेते हैं और अपने प्रतिशोध में वे उस विशेष कानून मात्र पर ही नहीं अपितु कानून पर बने रहने की भावना पर भी हमला करते हैं जो राज्य का आधार है। बहुवादी राज्य को एक संगठन के रूप में मानते हैं। प्रथमतः वह राज्य और समाज के बीच में अंतर करते हैं। मैकाइवर के अनुसार राजनीति के साथ समाज की पहचान करना सभी शंकाओं को एक साथ मिलाने का कसूरवार बनना है जो किसी सामाजिक समझ के लिए पूर्णतः निषिद्ध है। राज्य समाज के अंदर समाहित है परंतु वह समाज का स्वरूप भी नहीं होता। वास्तव में समाज विभिन्न संगठनों से मिलकर बना होता है जिनमें से एक राज्य है। परिवार और गिरिजाघर जैसे संगठन बहुत हैं। ये उतने ही स्वाभाविक हैं जितना कि राज्य और राज्य की अपने गठन में कोई भूमिका नहीं होती। विधिगत रूप से राज्य असीमित हो सकता है क्योंकि यह विधिक विनियमन का स्रोत है, परंतु यही गिरिजाघर के लिए सत्य है क्योंकि यह गिरिजा विज्ञान संबंधी नियम का स्रोत है। किसी संगठन का उद्देश्य किसी विशिष्ट क्षेत्र जिसके लिए उसका गठन किया गया है में मानवीय व्यक्तित्व का विकास करना है। इस प्रकार प्रत्येक संगठन समाज में कतिपय हितों को पूरा करता है। इसी प्रकार राज्य भी कतिपय हितों की देखभाल करता है और राज्य सहित ये सभी संगठन अपनी विशिष्ट पहचान और व्यक्तित्व वाले होते हैं। इस प्रकार कोई सर्वोच्च सत्ता नहीं हो सकती अथवा वैसा नहीं हो सकता जैसा मैकाइवर ने समाज में एकमात्र सर्वव्याप्त प्राधिकार को प्राथमिकता दी है। लास्की का दावा है कि हम ब्रह्मांड नहीं है बल्कि अनेक ब्रह्मांड हैं और संगठन भी उतने ही वास्तविकता लिए हुए हैं जितना राज्य। संगठनों की अपनी रुचि विकास और सेवा कार्यों में होती है और वे राज्य पर निर्भर नहीं करते अपितु ये संपूर्ण पर्यावरण में इस पर्यावरण में मौजूद घटकों के प्रति स्वाभाविक प्रतिक्रिया के रूप में वृद्धि करते हैं। उनका अपना आंतरिक जीवन होता है जो उतना ही स्वायत्त है जितना राज्य स्वयं। मैकाइवर के अनुसार अन्य संगठनों और राज्य के बीच मात्र यह अंतर होता है कि अन्य संगठन प्रमुखतः अपने विशिष्ट विलेख द्वारा सीमित हैं, यद्यपि उसका उद्देश्य इस तरह अधिरोपित सीमाओं के बीच व्यापक है। राज्य के कानून सार्वत्रिक होते हैं और उन्हें निग्रही अनुमोदन प्राप्त होता है। अतः राज्य को स्वयं उन हितों की चिंता करनी चाहिए जो सार्वजनीन हैं। बहुवादी राज्य और संगठनों के बीच आवश्यक मतभेदों से इनकार नहीं करते हैं। राज्य को अपने नागरिकों को फांसी देने तक की शक्ति होती है जबकि संगठनों के पास यह शक्ति नहीं है। राज्य की सदस्यता अनिवार्य है जबकि संगठन के मामले में यह स्वैच्छिक है।
राज्य स्वरूप से क्षेत्रीय होता है, जबकि संगठन विभिन्न राज्यों की सीमाओं से परे जा सकते हैं। इसी प्रकार संगठनों के विपरीत राज्य स्थायी होता है। मैकाइवर का कहना है, यदि राज्य भंग होता है तो यह प्रकृति के अट्टहास की तरह है। यदि इसके यो टुकड़े होते हैं तो यह हिंसा और भयानक प्रतिरोध का परिणाम है। अन्य संगठनों के मामले में ऐसा नहीं है, परंतु फिर भी राज्य एक संगठन है और ऊपर बताए गए मतभेद राज्य को विशिष्ट दर्जा नहीं दे सकते। अधिक से अधिक राज्य साम्यवादियों में प्रथम हो सकता है, इससे अधिक कुछ नहीं, जैसा आसिरियाथम ने सुझाव दिया है। लास्की ने लिखा है कि तब हम इस विशिष्ट वर्ग अर्थात राज्य को विशेष योग्यता नहीं दे सकते। हम इसे उसके परिणामों के द्वारा न्यायसंगत ठहराते हैं। हम उसके क्रियाकलापों को उसके सहयोगी अथवा पूरक अन्य वर्गों के कार्य के साथ पूरा करके प्रोत्साहित करते हैं। संगठन के रूप में राज्य अपने नागरिकों के हितों की रक्षा करता है। राज्य समाज में आग आवश्यकताओं को विनियमित करता है, परंतु यह अन्य संगठनों के आंतरिक कार्यों पर नियंत्रण नहीं रख सकता। न यह उसके प्रयोजनों अधिकांश के लिए और न उनके कार्य करने के तरीकों को निर्धारित कर सकता है। चूंकि मानव जीवन और संस्कृति विविध हैं, आत्मनिरपेक्ष संप्रभुता का सिद्धांत यदि व्यावहारिक रूप लिया जाए, मैकाइवर के शब्दों में सामाजिक जीवन के तालमेल के लिए घातक होगा। लार्की का कहना है कि समाज का ढांचा संघीय है और आत्म प्राधिकारी भी संघीय होना चाहिए। लास्की ने यह भी महसूस किया कि विभिन्न संगठनों के प्रति निष्ठा उनके निष्पादन पर निर्भर करती है। मनुष्य एक समय में कई संगठनों से जुड़े होते हैं और निष्ठा की प्रतिस्पर्धा सतत संभव है तथा राज्य सहित कोई समूह व्यक्ति से संपूर्ण निष्ठा का दावा नहीं कर सकता। उन्होंने लिखा था, एकमात्र राज्य जिसमें मेरी निष्ठा है वह राज्य है जिसमें मुझे नैतिकता पर्याप्त रूप से मिलती है, और यदि कोई कथित राज्य उस शर्त को पूरा नहीं करता है तो मैं अपने नैतिक स्वरूप के अनुभव से उसकी परख का प्रयास करूंगा। हमारा प्रथम कर्तव्य अपनी अंतरात्मा के प्रति सत्यनिष्ठ रहना है। राज्य संगठन के रूप में मानव के संपूर्ण जीवन को विनियमित नहीं कर सकता। इसका कार्य कंबल समाज में विभिन्न संगठनों के क्रियाकलापों को समन्वित करना है। ऑस्टिन की निरपेक्ष संप्रभुता की धारणा की बहुवादियों द्वारा इन खतरों के आधार पर कटु आलोचना की गई है कि इससे अंतर्राष्ट्रीय शांति और प्रशांति का बने रहना रुक जाता है। बहुवादी कहते हैं कि निरपेक्ष संप्रभुता का सिद्धांत मानवता के हितों से मेल नहीं खाता, क्योंकि इसके कारण विनाशकारी युद्ध होते हैं। उनका विश्वास है कि ऐसा बाह्य संप्रभुता की धारणा के कारण होता है, जिसे विश्व को विश्व युद्धों में भुगतना पड़ा, जिसकी वजह से अत्यधिक प्रपीड़न और विनाश हुआ। नाभिकीय हथियार जो विश्व को कई बार नष्ट कर सकते हैं और जिनके कारण पारस्परिक रूप में आश्वस्त विनाश ही होगा, के संचयन से यह अति आवश्यक हो जाता है कि राज्य संप्रभुता को प्रतिबंधित किया जाए। लास्की लिखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर ऐसी निष्ठा जो राज्य की सीमाओं से परे पहुंचती है का संगठन तैयार करना मुश्किल नहीं है। उदाहरणार्थ, मुट्ठी भर लोगों के हाथों में युद्ध करने की शक्ति छोड़ना उनको अराजकतावादी प्रतीत होगा जो युद्ध के परिणामों को जानते हैं। जब अंतर्राष्ट्रीय कार्यों में राज्य संप्रभुता को मान्यता दी गई थी, उस समय ऐसा कोई प्राधिकरण नहीं था जिसके अस्तित्व से उस तरह का नियंत्रण रखा जा सके। कम से कम इस समय यह तर्कसंगत है कि राज्यों पर काबू रखने वाला प्राधिकरण तैयार किया जाए जो उन कार्यों के विनियमन और राष्ट्रीय हितों से अधिक जिम्मेवारी संभाले। अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में किसी भी तरह राज्य संप्रभुता का उन्मूलन अंतर्ग्रस्त है। लास्की के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय सरकार अंतर्राष्ट्रीय कल्याण के लिए किसी भी योजना में स्वयं सिद्ध है, परंतु अंतर्राष्ट्रीय सरकार का अर्थ है राज्यों का ऐसे प्राधिकरण के प्रति संगठित अधिनिकरण जिसमें सभी की आवाज हो, परंतु उसमें भी यह आवाज कभी निर्णय का स्वनिर्धारित स्रोत न हो। लास्की का दृढ़ विश्वास था कि राज्य की संप्रभुता की धारणा वैसी रिक्त होगी जैसे राजा के दैवीय अधिकार। वस्तुतः बहुवादी राज्य संप्रभुता का सम्मान करते हैं, परंतु अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की स्थापना के लिए व्यवधान के रूप में इस तरह की धारणा में विश्व शांति और सुरक्षा के लिए कोई सोच नहीं है। मैक्से ने बहुवाद की मुख्य धारणाओं को निम्नवत संक्षिप्त में कहा है। एक, यह कि राज्य अपितु ऐसा हो जिसमें अनेक सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और अन्य समूह हो जिनके माध्यम से समाज में मनुष्य अपने हितों को पूरा कर सके और अपने कल्याण के लिए प्रेरित ठहरें। 2, यह कि ये विभिन्न समूह राज्य की कठपुतलियों न हो, बल्कि वे स्वतंत्र रूप से प्रकट हों और ऐसी शक्ति व प्राधिकार प्राप्त करें जी राज्य द्वारा प्रदत्त न हो। 3, यह कि इन स्वैच्छिक संगठनों जैसे गिरजाघर, श्रमिक संगठन, व्यापारी संघ, पेशेवर समाज और इसी प्रकार के अन्य कार्य राज्य के कार्यों जैसे आवश्यक हों। 4, यह कि कारणात्मक एकत्ववादी राज्य ऐसे निकायों पर निरपेक्ष प्राधिकार कायम करने में ही अक्षम नहीं होता, अपितु बुद्धिमत्तापूर्वक उनके कार्यों को विनियमित करने और उन पर दक्षतापूर्वक प्रशासन करने में भी अक्षम होता है। वी, यह कि संप्रभुता की एकत्ववादी धारणा मात्र एक विधिक कथा है जिसमें से केवल सत्य ही गायब नहीं होता, अपितु इससे अधिकाधिक लाभप्रद स्थिति के साथ समाज के विकास को अवरुद्ध करने जैसी गणनातीत हानि होती है। 6.1 संप्रभुता का बहुवादी दृष्टिकोण एक आलोचना। बहुवादी संकल्पनाओं और संप्रभुता के विधिक दृष्टिकोण की कई आधार पर समालोचना की गई है। प्रथमतः बहुवादियों में आंतरिक विरोधाभास होता है। एक तरफ वे समूह अच्छा संगठनों की शक्ति और स्वायत्तता के विकेंद्रीकरण की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ वे राज्य से अपेक्षा करते हैं कि यह विभिन्न संगठनों के क्रियाकलापों को समन्वित करके विनियमन की भूमिका अदा करें। परंतु सवाल यह है कि राज्य अधिर्मावी शक्तियों के बिना इस कार्य को किस प्रकार कर पाएगा। वास्तव में समन्वयन का कार्य सौंपकर बहुवादी राज्य को ऑस्टिन के अनुरूप समी लक्षणों वाली संप्रभुता की शक्तियों वापस प्रदान करते हैं। दूसरे, यह बताया गया है कि आधुनिक समाज अत्यधिक जटिल है और राज्य के पास विभिन्न समूहों के हितों के तालमेल में अंतिम न्यायाधीश की शक्ति होनी चाहिए। राज्य के कल्याण और उसके नियोजन की धारणा से राज्य के क्रियाकलापों में वृद्धि हुई है और राज्य व्यक्ति के समग्र जीवन पर नियंत्रण बनाए हुए है। निस्संदेह व्यक्ति समूहों में संगठित होता है और ये समूह मानव व्यक्तित्व को समृद्ध बनाने में एक प्रशंसनीय भूमिका अदा करते हैं, परंतु किसी भी हालत में इनसे राज्य की प्राथमिकता प्रभावित नहीं होती। इसके अतिरिक्त विभिन्न समूह ऐसे कार्य भी करते हैं जो परस्पर व्याप्त होते हैं और बहुवादी इस तथ्य को नकारते हुए प्रतीत होते हैं। ये समूह समानांतर स्थिति में नहीं चलते हैं और इससे समाज में अव्यवस्था तथा विप्लव पैदा होने की संभावना रहती है। तब राज्य को व्यवस्था बनाए रखने के लिए उनके कार्यों में दखलंदाजी करनी पड़ती है। अंततः ऑस्टिन को इस बात पर आपत्ति नहीं होगी जिसका बहुवादी समर्थन करते हैं। इसने संप्रभुता का मात्र वैधिक विश्लेषण किया है जो तथ्यों की एक वास्तविक विवरणी है।
अंतर्राष्ट्रीय कानून अभी विकासशील चरण में है और उसे संप्रभुता पर सीमांकन के रूप में नहीं लिया जा सकता तथा विधिक रूप से रीति रिवाज परंपराएं भी संप्रभुता पर कोई रोक नहीं लगाती। और बहुवादी तर्क की अपर्याप्तता इस बात से अच्छी तरह समझी जा सकती है कि जब हम देखते हैं कि लास्की जैसे महान अधिवक्ता ने भी बाद में संप्रभुता के बहुवादी दृष्टिकोण की आलोचना की। उनका कहना था कि बहुवादी राज्य को वर्ग संबंधों की अभिव्यक्ति के रूप में समझने में विफल रहे। लास्की ने ऑस्टिन के एकतावादी सिद्धांत को उस समय स्वीकार किया जब उसने कहा था, विधिक रूप से कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि प्रत्येक राज्य में ऐसा अंश होता है जिसका प्राधिकार असीमित हो। बहुवादिता का महत्व उनके द्वारा सामूहिक जीवन के महत्व पर बल देने में सन्निहित है। राज्य के निरपेक्ष प्राधिकार के विरुद्ध बहुवादियों ने प्रजातंत्र और विकेंद्रीकरण का तर्क दिया। यद्यपि राज्य संप्रभुता के बहुवादी उन्मूलन को स्वीकार करना ठीक है, आधुनिक जटिल जीवन के संदर्भ में समूहों और संगठनों के महत्व को समझने और उस पर जोर देने के उनके योगदान को कभी कम नहीं आंका जा सकता है। चूंकि राज्य संप्रभुता के लिए हमें सैबीन के इस कथन से सहमत होना पड़ता है कि तब मैं अपनी तरफ से एकत्ववादी होने के अधिकार को आरक्षित मानता हूं जब मैं ऐसा करना चाहता हूं और बहुवादी भी हो सकता हूं। 9.7 संप्रभुता और वैश्वीकरण नई चुनौतियां। आधुनिक विश्व को प्रायः भूमंडलीय गांव के रूप में पुकारा जाता है। भूमंडलीकरण का अर्थ है विश्व के निवासियों की उन अंतर्क्रियाओं का बढ़ना जो मानवता के इतिहास में अभी तक अज्ञात हैं। इसे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, संस्कृति, प्रौद्योगिकी यहीं तक कि विश्वव्यापी व्यवस्था के संचालन की प्रक्रिया के रूप में भी देखा गया है। विश्व में आपसी संयोजन, जो वास्तविकता और आवश्यकता दोनों है, ने राज्य की संप्रभुता के समक्ष कई चुनौतियां पेश की है। आज राज्य की संप्रभुता का अर्थ राज्य की स्वायत्तता नहीं है, अथवा दूसरे शब्दों में जो चाहे करने का अधिकार नहीं है। हम जानते हैं कि राज्य की संप्रभुता पर कभी भी संदेह नहीं किया जाता, अपितु यह हमेशा तनावग्रस्त रहती है। यह कभी निरपेक्ष नहीं होती, अपितु विधिगत होती है। राज्य संप्रभुता की सीमाओं को बोदा, हॉब्बस, हेगल और ऑस्टिन द्वारा उन दिनों में मान्यता दी गई थी जब भूमंडलीकरण अंतर्राष्ट्रीयवाद के एजेंडा में नहीं। आज भूमंडलीकरण हमारे समय की सच्चाई बन चुका है। ऐसी सच्चाई जिसने राज्य और उसकी संप्रभुता को लेकर बहुत प्रश्न पैदा किए हैं। डेविड हेड द्वारा उठाए गए निम्न पहलुओं पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। आय विश्वस्तरीय गठबंधन में वृद्धि से सरकारों के उपलब्ध राजनीतिक विलेखों की संख्या और विशेष विलेख की प्रभावकारिता में अपूर्व कमी आई है। सीमा नियंत्रण कम हुए हैं, वस्तुओं और सेवाओं, विचारों और संस्कृतियों का प्रवाह बढ़ा है। परिणाम स्वरूप नीतिगत विलेखों में कमी हुई है, जिनके कारण राज्य आंतरिक और अपनी सीमाओं के बाहर क्रियाकलापों पर नियंत्रण रखने में सक्षम होता है। तो राज्य संक्रामी शक्तियों और अंतर्क्रियाओं में विस्तार के कारण उन विकल्पों में भी कमी कर सकते हैं जो उस प्रभाव को कम एवं प्रतिबंधित करते हैं जो विशेष सरकारों द्वारा अपने नागरिकों के क्रियाकलापों पर कायम रखा जाता है। उदाहरणार्थ, सीमाओं से परे पूंजी के प्रवाह का प्रभाव मुद्रास्फीति विरोधी उपायों, विनिमय दरों और सरकार की अन्य नीतियों के लिए खतरा बन सकता है। तो उच्च स्तरीय विश्वव्यापी गठबंधन को बनाए रखने के संदर्भ में राज्य के कार्यों के बहुत से परंपरागत क्षेत्र जैसे रक्षा, संचार और उसी प्रकार के अन्य क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सहयोग के बिना पूरे नहीं किए जा सकते हैं। चूंकि युद्ध के बाद के वर्षों में राज्य की मांगे बढ़ गई है, अन्य राज्यों का सहयोग आवश्यक हो गया है। फोर्ड तदनुसार राज्यों को अस्थिरता पैदा करने वाले प्रभावों जो विश्वस्तरीय अंतः संबंध से जुड़े होते हैं पर काबू पाने के लिए अन्य राज्यों के साथ अपनी राजनीतिक एकता का स्तर बढ़ाना पड़ा है। उदाहरण के लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व व्यापार संगठन जैसे संगठनों को मजबूत करना है। संस्थाओं और संगठनों की संख्या में वृहत वृद्धि के साथ विश्वस्तरीय नियंत्रण की आधारशिला पहले ही रखी जा चुकी है। नई विश्वस्तरीय नीतियों जिनमें अन्य बातों के साथ सरकार और अंतर्राष्ट्रीय नौकरशाही के बीच नौकरशाही स्तर के विभिन्न निर्णय लेना तथा इसी प्रकार की अन्य नीतियों शामिल हैं, ने एक बीचा तैयार किया है जिसमें अथवा जिसके द्वारा राज्यों के अधिकार और वचनबद्धताएं, शक्तियां और क्षमताएं नए सिरे से परिभाषित की गई है। राज्य की संप्रभुता बनी रहती है, परंतु राज्य का सप्रभु बांचा स्वयं राज्य की सीमाओं में मौजूद रुझान के अलावा भूमंडलीय रुझानों से बुरी तरह प्रभावित होता है। 7.1 संप्रभुता और सत्तादल। राज्यों की भूमंडलीय व्यवस्था के विकास जो विभिन्न सत्तादलों के स्वरूप से प्रतीत होता है, ने राज्य के प्राधिकार और अखंडता को प्रभावित किया है। यह निम्नलिखित से स्पष्ट है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के नेतृत्व वाली दो सत्ताओं में विभक्त हो गया था। दोनों ही अपनी घरेलू और विदेश नीति के क्रियान्वयन में अपने दल के सदस्यों पर जबरदस्त प्रभाव रखते थे। यही कारण था कि भारत और अन्य गुट निरपेक्ष देशों ने किसी भी दल में शामिल होने से इनकार कर दिया, क्योंकि सामान्य शर्तों में इसका अर्थ था देश की संप्रभुता पर पाबंदी लगाना और दल के नेता के दिशा निर्देशों को स्वीकार करना। सोवियत संघ के विघटन के बाद हमारे सामने एक ध्रुवीय अथवा बहुध्रुवीय विश्व है जिसमें सभी राज्य एक दूसरे पर निर्भर हैं।
संयुक्त राज्य अमेरिका कई राज्यों, विशेषकर छोटे और कमजोर राज्यों की घरेलू और विदेश नीति को बड़े पैमाने पर प्रभावित करता है। अपने सत्ता गठबंधनों में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के वर्चस्व से अनेक राज्यों को स्वयं अथवा उनके दल से स्वतंत्र अपने निर्णय लेने में रुकावट आई है। अमेरिकी प्रभाव वाले उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो, दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन सीटो, केंद्रीय सचिव संगठन सेंटो, अमेरिकी राज्य संगठन ओएस तथा सोवियत नेतृत्व वाले वार्सा समझौते के अधीन सभी राज्यों ने अपने सदस्य राज्यों को नाममात्र का अंतर्राष्ट्रीय अवसर प्रदान किया। हेल्ड का कहना है, विशेष विदेश नीतियों को आरंभ करने, कतिपय युद्धनीतिक विषयों पर कार्रवाई करने, वैकल्पिक सैनिक प्रौद्योगिकी और अपने निजी राज्य क्षेत्र में अवस्थित हथियार व्यवस्था पर नियंत्रण के बीच चयन करने की राज्य की क्षमताएं सत्ता संबंधों के अंतर्राष्ट्रीय तंत्र में अपनी स्थिति के द्वारा प्रतिबंधित मात्र होती है। 3. इन सैनिक गठबंधनों में प्रत्येक का अपना ढांचा, अपनी निजी क्रियाविधि तथा कार्य करने का तरीका और अपनी निजी नीति होती है, जिसे सदस्य राज्यों द्वारा विकसित किया जाता है। परंतु नेतृत्व के प्रभाव पर कोई सवाल नहीं उठता है तथा अन्य सदस्य राज्यों के पास कार्य करने के सीमित विकल्प होते हैं। नाटो का उदाहरण देते हुए हेल्ड कहते हैं, नाटो के सामूहिक सुरक्षा विंतन ने एक तरफ संप्रभु राज्यों के संगठन को कायम रखते हुए और दूसरी तरफ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो अपने निजी तर्क और निर्णयकारी क्रियाविधियों के अनुसार यथार्थ में, यदि विधिसम्मत न हो, कार्य करता है, का विकास करते हुए उनके बीच एक सुंदर रेखा खींच दी है। नाटो एक अलौकिक संगठन है जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका आदेश देता है तथा अन्य सदस्य राज्य उसका अभिनंदन मात्र करते हैं। 4. परंतु नाटो के प्रति सशस्त्र विरोध की वचनबद्धता के बिना भी हेल्ड कहते हैं, राज्य की स्वायत्तता एवं संप्रभुता सीमित हो सकती है और उसकी जांच की जा सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह आगे लिखता है, नाटो के दैनिक कार्यों में राष्ट्रीय रक्षा नौकरशाही से लेकर अंतर्राष्ट्रीय रक्षा संगठन तक शामिल होता है। ऐसे संगठन सरकारों से परे निर्णयकारी तंत्रों को पैदा करते हैं जिन पर किसी एक सदस्यीय राज्य का कोई नियंत्रण नहीं होता अथवा वे उसका परामर्श भी नहीं लेते। वे सरकार से परे औपचारिक परंतु शक्तिशाली कार्मिक नेटवर्क अथवा सामंजस्य की स्थापना करते हैं जो किसी राष्ट्रीय तंत्र के नियंत्रण से बाहर होते हैं और न उसके प्रति जवाबदेह होते हैं। वीक नाटो अथवा किसी अन्य सत्ता दल की सदस्यता राज्य की संप्रभुता का उन्मूलन नहीं करती है, अपितु यह सदस्य राज्यों को कई विषयों पर सामंजस्य करने के लिए बाध्य करती है। 7.2 संप्रभुता और वैश्वीकरण अर्थव्यवस्था। आर्थिक क्षेत्र में कोई देश स्वयं संतुष्टता का दावा नहीं कर सकता। उसे भूमंडलीय अर्थव्यवस्था की उन्नति का पता चलता है जिसमें राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का कोई विकल्प नहीं होता, अपितु अपनी प्राथमिकताओं और उद्देश्यों को नए सिरे से समायोजित एवं परिभाषित करना पड़ता है। यहाँ निम्न मुद्दों पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। 3. विविध राष्ट्रीय निगमों के संगठन से उत्पादन का आंतरिकीकरण संभव हुआ है। ये निगम सीमाओं से परे और राष्ट्रीय संप्रभुताओं के क्षेत्र से बाहर कार्य करते हैं। हेल्ड कहते हैं, विविध राष्ट्रीय निगम विश्व अर्थव्यवस्था को पूरी तरह दिमाग में रखते हुए अपने उत्पादन विपणन और उत्पादन का नियोजन एवं कार्यान्वयन करते हैं। यद्यपि इन विविध राष्ट्रीय निगमों का राष्ट्रीय आधार होता है, तथापि राष्ट्र जिससे ये मूल रूप से संबंधित है का हित उनकी कार्यकुशलता में हमेशा भूमंडलीय होता है। राज्य इन निगमों के नियंत्रण में बहुत कम योगदान करते हैं, जबकि इन निगमों द्वारा उन राज्यों की नीतियों के दिशा निर्देश के लिए काफी कुछ होता है जहां वे कार्य करते हैं। एक वित्तीय संगठन जैसे बैंक प्रगति के तौर पर भूमंडलीय होते जा रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कहीं लंदन, न्यूयॉर्क अथवा टोक्यो से काम करते हैं। जहां तक इनके द्वारा आर्थिक यूनिटों, मुद्रा, स्टॉक, शेयर और उसी प्रकार के अन्य की गतिशीलता में सहयोग का संबंध है। सभी प्रकार के वित्तीय और वाणिज्यिक संगठनों के लिए नई सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा एक अहम महान भूमिका निभाई जा रही है। 3. संचार और परिवहन में प्रौद्योगिकीय प्रगति से स्वतंत्र राष्ट्रीय आर्थिक नीतियों के लिए आवश्यक पृथक विपणन सीमाएं अपना महत्व खो रही है। इस तथ्य के बावजूद कि विशिष्ट पहचान आरक्षित है, बाजार और समाज एक दूसरे के प्रति अधिक संवेदनशील हो रहे हैं। काफी सीमा तक राष्ट्रीय आर्थिक नीति की संभावना तदनुसार कम हो गई है, जिससे यह अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय और राजकोषीय तंत्र के दावों के लिए उपयुक्त रहे। इसी प्रकार जैसा कि हेड ने कहा है, एक देश के भीतर रोजगार, निवेश और राजस्व का स्तर प्रायः विविध राष्ट्रीय निगमों के निर्णयों के अधीन होता है। 4. चूंकि कोई भी देश आर्थिक मामलों में स्वतः संतुष्ट नहीं है, राज्यों को क्षेत्रीय अथवा भूमंडलीय तौर पर स्वयं संगठित होना पड़ता है। कुछ ऐसे समूह हैं जो यद्यपि घाटे में रहते हैं, जैसे पश्चिम पश्चिम, उत्तर दक्षिण, दक्षिण दक्षिण, पूर्व पश्चिम, विकसित और विकासशील, परंतु प्रत्येक व्यक्तिगत राज्य की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि उत्पादन, वित्त, प्रबंधन और वितरण का अंतर्राष्ट्रीयकरण प्रत्येक व्यक्तिगत संप्रभु राज्य की ऐसा करने की क्षमता को निर्विवाद रूप से अपक्षरित कर रहा है जो वे करना चाहते हैं। तथापि कोई भी देश, चाहे जितना मजबूत हो, अपनी भावी आर्थिक नीतियों पर नियंत्रण सकता है, क्योंकि वह उन आर्थिक नीतियों द्वारा प्रभावित होता है या उन्हें प्रभावित करना पड़ता है जिन पर विश्व स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। विश्व अर्थव्यवस्था के मुकाबले राज्य स्वायत्तता का निश्चित अवमूल्यन हुआ है। 7.3 संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय संगठन। आधुनिक समय एक बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की वृद्धि और विकास का साक्षी है, जो राज्य की संप्रभुता को सीमित करते हैं। इस संदर्भ में निम्न मुद्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन विश्वस्तरीय निर्णय कर रहे हैं और राज्य उनका अनुपालन करते हैं। आज की दुनिया में कोई राज्य संयुक्त राष्ट्र से अपना अनुमोदन नहीं करा सकता और प्रत्येक राज्य को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के फ्रेमवर्क में कार्य करना पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन अलग अलग राज्यों द्वारा अनुपालन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक तैयार कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर यूएन चार्टर का आमुख मौलिक मानवीय अधिकारों, स्त्री और पुरुष तथा राष्ट्रों, चाहे छोटा हो अथवा बड़ा, के समान अधिकारों में विश्वास की पुष्टि के अपने संकल्प का दावा करता है। मानव अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय उद्घोषणाओं में ये ही अधिकार अंतर्विष्ट हैं, जो सार्वभौमिक हैं और राष्ट्रीय सीमाओं से परे पहुंचते हैं। वे बहुत व्यापक हैं और उनमें सभी प्रकार के अधिकार जैसे सिविल, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और सामूहिक अधिकार जैसे अल्पसंख्यकों, राष्ट्रीय लोगों के अधिकार, विकास का अधिकार शामिल है। राज्यों को इन मानवीय अधिकारों का उल्लंघन करना अधिक से अधिक मुश्किल होता जा रहा है। राज्यों को अलगाववादी और सांप्रदायिक समूहों से बातचीत करते समय इन अधिकारों को ध्यान में रखना पड़ता है।
वस्तुत ऐसे बहुत से अंतर्राष्ट्रीय संगठन और अनेक प्रभावकारी समूह हैं जो राष्ट्रीय राज्यों के क्रियाकलापों और नीतियों को प्रभावित करते हैं। एक तत्पश्चात अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी है जो तकनीकी क्षेत्र में कार्य करते हैं और गैर विवादित है, जैसे सार्वभौमिक डाक संघ यूपीयू, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITL, विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO। ये संगठन अलग अलग राज्यों द्वारा अपने नागरिकों को दी जा रही सेवाओं को पूरा करते हैं। ये गैर राजनीतिक एवं तकनीकी संगठन अलग अलग राज्यों की विदेश नीतियों के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को भी प्रभावित करते हैं और इस प्रकार उन्हें स्वैच्छिक रूप से कार्य करने की अनुमति नहीं देते। 3 परंतु उसके बाद कई विवादग्रस्त संगठन भी हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, विश्व बैंक, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCTAD और विश्व व्यापार संगठन WTO, जो गैर राज्य अभिनेता है और राज्य के कार्यों में हस्तक्षेप करते हैं। कुछ क्षेत्र में उनकी भूमिका भी अलौकिक है। 4 के कार्य इससे भी एक कदम आगे आते हैं और राष्ट्र के संप्रभु अधिकारों पर लगभग कब्जा किए हुए हैं। किसी विशेष राज्य को ऋण देते समय कतिपय ऐसी शर्तें लगाते हैं, जैसे सार्वजनिक खर्च में कमी, मुद्रा का अवमूल्यन, जनहित कार्यक्रमों में कटौती, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण और निजीकरण, तथा इस सबसे संबद्ध राज्य की संप्रभुता में कमी आती है। विकासशील देशों को आई की दखलंदाजी सहन करनी पड़ती है, भले ही इसमें कई आंतरिक परेशानियों सामने आए, जैसे खाद्य विप्लव, सरकार का गिरना अथवा सैनिक शासन का लागू होना। 4 एक अन्य महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो सर्वाधिक विवादित संगठन है, विश्व व्यापार संगठन है WT। विश्व व्यापार संगठन एक स्थायी विधायी निकाय है और वस्तुओं के व्यापार, सेवाओं, विदेशी निवेश, बौद्धिक संपदा अधिकार और ऐसे सभी क्षेत्रों में एक प्रहरी के रूप में कार्य करता है, तथा इन सभी क्षेत्रों में राज्य की संप्रभुता समाप्त कर दी गई है। विश्व व्यापार संगठन का संविधान इसके कार्यक्षेत्र का और आगे विस्तार के लिए प्रावधान करता है। यह बताया गया है कि विश्व व्यापार संगठन आर्थिक मामलों में वस्तुतः एक संसद के रूप में उभरा है और उसके पास उन विषयों पर कानून बनाने की शक्ति है जो अब तक राज्य विधायिका के क्षेत्र में आते रहे हैं। कोई भी राज्य विश्व व्यापार संगठन के निर्णय के विरुद्ध नहीं जा सकता, भले ही उसके हितों का नुकसान हो। 6 यूरोपियन संघ राज्यों की संप्रभुता के लिए अधिक भयानक है। यूरोपियन संघ के सदस्यों ने कतिपय मामलों में अपनी संप्रभुता संघ को दे रखी है। इसके पास यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों वाला कार्यकारी निकाय, यूरोपियन संसद के स्वरूप वाला विधायी निकाय तथा यूरोपियन परिषद मुख्य निर्णयकारी निकाय है और संघ में विधायी निकाय है जो यूरोपियन संसद के निर्णय लेने में विधायी शक्तियों का प्रयोग करता है। एक न्यायालय और एक लेखापरीक्षक परिवार है। मौद्रिक नीतियों के निर्माण और कार्यान्वयन की जिम्मेवारी निभाने वाला एक यूरोपियन बैंक में है। यूरोपियन संघ कानून बन सकता है जो सदस्य राज्यों पर अधिरोपित होते हैं अथवा अधिरोपित किए जा सकते हैं। यूरोपियन संघ कमोबेश एक अलौकिक अभिकरण है, क्योंकि इसके भीतर परिषद को नीतियों बनाने अथवा उन्हें कानून का रूप देने की शक्ति होती है। यह एक अथवा अधिक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ यूरोपियन संघ की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय करारों का समन्वयन भी करता है। तदनुसार यूरोपियन संघ के सदस्य राज्य अपनी निजी सीमाओं के भीतर शक्ति का एकमात्र केंद्र नहीं है। संघ के भीतर संप्रभुता स्पष्ट तौर पर सुविभाजित है। संप्रभुता की कोई धारणा जो यह परिकल्पना करती है कि वह एक पृथक राज्य के भीतर लोकशक्ति की प्रतीक है, अखंड है, असीमित और शाश्वत स्वरूप की है, निष्क्रिय हो जाती है। 7.4 संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कानून। अंतर्राष्ट्रीय कानून ने भी राज्य की संप्रभुता को प्रभावित किया है। यह निम्नलिखित से स्पष्ट है। 1 राज्य संप्रभुता से हमारा तात्पर्य है राज्य का स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अधिकार जो किसी अन्य विदेशी सरकार के स्पष्ट प्रभाव में न हो। अन्य बातों के साथ इसका तात्पर्य 2 मुद्दों से है। क यह कि राज्य विदेश नीति के सभी मामलों में अपनी निजी स्वायत्तता की रक्षा करने में पर्याप्त शक्ति संपन्न है, और ख यह कि वह विदेशी राज्यों के व्यवहार पर घरेलू अदालतों की कानूनबाजी से रोकता है। राज्य संप्रभुता के ये पहलू विपरीत स्थितियों हैं। यूरोपियन संघ के कानून बमुश्किल अपने किसी सदस्य की राष्ट्रीय संप्रभुता को सुनिश्चित करते हैं। मानव अधिकारों की उद्घोषणा और अन्य उपसंधियों जो अंतर्राष्ट्रीय कानून का अंग है और राज्यों पर नियंत्रणकारी होने के कारण बढ़ती जा रही हैं, उन राज्यों के कारण नहीं है जो पृथक पृथक कार्य कर रहे हैं। वे राज्य की संप्रभुता को मिटा नहीं सकते, अपितु इसे अपने अनुरूप बना सकते हैं। 3 मानव अधिकारों और मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए यूरोपियन समागम एक विशिष्ट प्रकार का मामला है जो संप्रभुता के फ्रेमवर्क के अनुरूप नहीं है। यूरोपियन संघ से संबंधित कोई नागरिक ऐसे अधिकार को लागू करने की मांग कर सकता है जिसे समागम में शामिल किया गया था, परंतु संबद्ध राज्य के संविधान में शामिल नहीं किया गया। स्पष्टतः यूरोपियन संघ किसी अलग राज्य को इस तरह की स्वतंत्रता नहीं देता कि वह अपने निजी नागरिकों के साथ जैसा चाहे व्यवहार करे। 4 यद्यपि अंतर्राष्ट्रीय कानून राज्यों के लिए लागू कानून है, व्यक्ति में अंतर्राष्ट्रीय कानून की विषय वस्तु बनने जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण ने न्यूरेमबर्ग में कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के विरुद्ध अपराध मनुष्यों द्वारा किए जाते हैं, न कि अमूर्त हस्तियों द्वारा, तथा मात्र उन व्यक्तियों जो ऐसा अपराध करते हैं को दंडित करके अंतर्राष्ट्रीय कानून के उपबंधों को लागू किया जा सकता है। न्यायाधिकरण ने यह भी स्पष्ट किया था कि जब मानवतावादी मूल्यों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय नियम राज्य कानूनों के आगे आते हैं, व्यक्ति को राज्य के कानून तोड़ देने चाहिए। 2 वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय कानून राज्यों के बीच एकमात्र और अनन्य कानून नहीं है। यह अस्तित्व और सहयोग के मानदंडों के अनुसार बदलता रहता है और अपने आधार में विस्तार करता रहता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून जिसमें अलग अलग राज्यों की पृथकता की परिकल्पना की गई थी, के प्रतिकूल नए अंतर्राष्ट्रीय कानून अनेक राज्यों के साथ साथ और समीप रहने की धारणा पर स्वयं बाध्यकारी है।